हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बहू भाग 1। बड़े बेटे केशव की शादी कर जो बहू लाई है सरोज देवी, वो मात्र 16 साल की है। गरीब परिवार की लड़की है बहू कविता। दो देवर और 3 नंदों से भरा हुआ पूरा परिवार ससुराल में आकर एक कमरे में दुबक के बैठी हुई है डर से। एक तो नई जगह, ऊपर से इतना बड़ा घर। मायके में तो झोपड़ी नुमा एक छोटा सा रहने लायक मकान है। ससुराल का इतना बड़ा मकान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिश्तेदारों का जमावड़ा अभी लगा हुआ है। सब हंसी ठिठोली कर रही हैं किसी बात को लेकर, पर कविता का मन डरा हुआ है। जुबान पर तो जैसे ताला लगा हुआ है। उसे लग रहा है कहीं कुछ गलत शब्द उसके मुंह से निकल गया तो सब हंसेंगे और क्रोधित भी होंगे। बड़ी नंद कुसुम खिलखिलाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर कविता और दुबक गई। उसने आकर कहा, क्यों भाभी, इतना दुबकी हुई क्यों बैठी हो? बात भी नहीं कर रही हो, ऐसे बैठी हो जैसे कोई मूर्ति रखी हुई है। इतने में मझली नंद पूजा आ धमकी और हंसते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, हम लोग शेर हैं, इसीलिए हम लोगों से डर के दुबक गई है। सब हंसी ठिठोली में लगे हुए हैं। शादी वाला घर है, सब मस्ती के मूड में हैं, पर बेचारी कविता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक तो इतनी छोटी उम्र, ऊपर से नया नया घर, सब अजनबी हैं उसके लिए। पूजा ने आकर कविता का घूंघट उठाया तो वो डर के मारे और सिमट गई। उसका मुखड़ा उठाया तो देखा आंखें भीगी हुई हैं। अरे अरे रो मत भाभी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमसे डरो मत। आपको अच्छा नहीं लगता तो चलो मजाक नहीं करेंगे आगे से। हमारी भाभी हो, थोड़ा मजाक करने का हक तो बनता ही है हमारा। पूजा ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा और दुपट्टे से मुंह दबाकर हंसे जा रही है। छोटी नंद मीनल 10 साल की है, उसे हंसी ठिठोली सूझता नहीं। बहनों को भाभी का मजाक उड़ाते देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, क्यों मेरी भाभी को परेशान कर रही हो दीदी? लो आ गई भाभी की चमची, कुसुम ने हंसते हुए कहा। अभी से ये हाल है कुसुम दीदी, देखो आगे आगे क्या होता है। पूजा ने जवाब दिया, रुक जाओ, अभी माँ को बताती हूँ, तुम दोनों बहुत शैतान हो। और वो गुस्से में उठकर चली गई। छोटी नंद मीनल कविता की बहुत अच्छी सहेली बन गई। वो उसी के साथ घुल मिलकर रहती और उसके साथ ही बात करती है। भाभी का प्यार पाकर मीनल भी बहुत खुश है। उसको तो लग रहा है जैसे उसको कोई सहेली मिल गई है। बड़ा देवर संदीप शहर में नौकरी करता है। छोटा देवर कपिल कॉलेज में पढ़ता है। बड़ी नंद कुसुम 12वीं में पढ़ती है और मझली पूजा 10वीं में पढ़ती है। कुसुम की शादी की कई जगह बात चलाई तो रिश्ते आ रही हैं। कोई ढंग का लड़का मिले तो शादी पक्की हो जाएगी उसकी। ससुर प्रताप सिंह पड़ोस के गांव में स्कूल मास्टर हैं। स्कूल जाने से पहले उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना टिफिन में भर कर देना, ये सब जिम्मेदारी अब कविता पर आन पड़ी है। नन्ही सी जान है, पर गरीब घर का होने के कारण माँ ने सब काम सिखाया है उसे। सरोज देवी दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है। पहले तो घर का काम कर लेती थी, पर बहू के आ जाने के बाद तो रिटायर हो गई हैं। पूजा पाठ से कभी फुर्सत मिले तो कविता के साथ मुंह चला लेती हैं। हाथ पाँव तो चलाती नहीं है तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। बहू के किसी काम से कभी खुश नहीं होती हैं। अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये क्यों नहीं किया, ये चीज ऐसे नहीं बनानी थी, ये चीज ऐसे बननी थी। आज दाल में ज्यादा नमक है तो आज मोटी रोटी बना दी। आज नहाने का पानी ज्यादा गर्म कर दिया, इसमें और ठंडा पानी मिला दो। आज चाय अच्छी नहीं बनी, इसमें शक्कर ज्यादा है, कल से कम शक्कर डालना। दुनिया भर की शिकायतें बहू से रहती। बहू बेचारी क्या करती, सास की बातों में केवल सिर हिला देती है। कभी कुछ बात कर देती तो फिर सुनने को मिलता, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। अगर कुछ नहीं बोलती तो कहती है, गूंगी है क्या? माँ बाप ने बात करना नहीं सिखाया क्या तुम्हें, जो हमेशा सिर हिलाती रहती हो? कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो मुंह से। बड़ी नंद कुसुम की शादी तय हो गई है किसी दूसरे गांव के एक स्कूल मास्टर से, तो सारी जिम्मेदारी कविता पर आन पड़ी। रिश्तेदार आए तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, उनकी खातिरदारी करना। कहीं कुछ कमी हो जाए तो सास से डांट पड़ जाती। अब तो कविता को भी आदत सी पड़ गई है सास की बातें सुनने की और चुप रहने की। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले घर आंगन को झाड़ना पोंछना कविता का पहला काम होता है। उसमें अगर जरा सी भी देर हो जाती है तो सास की जबान कैंची की तरह चलने लगती है। इतनी देर तक सोया मत करो,
बहुत आलसी हो गई हो आजकल। समय से उठकर सारा काम किया करो, यही हमारे घर का नियम है। कविता की आंखें भीग जाती सास की बात सुनकर। इतना काम तो करती हूँ फिर भी चैन नहीं, किस बात से खुश होंगी पता नहीं। कविता घर आंगन झाड़ पोंछ कर नहा धोकर चली जाती है रसोई घर में सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बड़ी नंद को आलू का पराठा खाना है, मछली को पूड़ी खाना है, छोटी को हलवा खाना है। सास को ये सब पसंद नहीं है तो उनको रोटी के साथ कोई सब्जी खानी है। दोनों देवरों की फरमाइशें अलग होती हैं, इसे भी कविता को ही पूरा करना होता है। किसी के मन का हुआ तो थोड़ा सा हाथ बटा दिया, वरना सब अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ पर। बड़ी नंद की शादी तय हो जाती है। इसी बीच पता चलता है कि कविता के पाँव भारी है, पर उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। कविता के बिना तो कोई काम पूरा होना ही नहीं है। कुसुम की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है, पर जब भी कभी मायके आती है फिर वही कविता से फरमाइशें। भाभी रोटी सब्जी नहीं खाना है, आज छोले पूरी खाने का मन हो रहा है। कविता बेचारी गूंगी बनकर सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती है। कविता का 9वां महीना चल रहा है, पर काम से कहाँ छुट्टी मिली है। सास का कहना है काम नहीं करोगी तो बच्चा होने में बहुत कष्ट होगा, इसीलिए हाथ पैर चलते रहने चाहिए। कविता को बेटी हुई तो सास का वही रोना धोना। एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता। एक बेटी को जन्म दिया तूने, उम्मीद लगाकर बैठी थी मैं मन में पोते के लिए। कविता मन ही मन ये सोचकर रह जाती है, इसमें मेरा क्या हाथ है। भगवान की इच्छा थी तो बेटी हुई। और भीगी हुई आंखों की कोरों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर एक एक लंबी सांस छोड़ती है। अब मझली नंद पूजा की बारी है शादी की। शादी के रिश्ते आ रही हैं और कविता के कंधों पर कर्तव्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक तो बेटी छोटी सी, उसे संभालना, ऊपर से घर का सारा कार्य संभालना। बेचारी एक जान और काम हजार। वैसे कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार, वही कहावत लागू होती है कविता पर। कोई कहता कविता चाय बना दो, कोई कहता कविता आलू के चिप्स तल दो, कोई कहता कविता पकोड़े बना दो, आज पकोड़े खाने का मन हो रहा है। बेचारी कविता होठों पर एक मीठी मुस्कान लिए सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती है। काम करते करते चाहे लाख थक जाओ, पर मजाल है कि चेहरे पर कोई शिकन आए। अगर सास ने देख लिया तो खैर नहीं, तुरंत बोल पड़ेंगी, चेहरा क्यों ऐसा बना कर रखा है? कौन तुम्हारा नाना मर गया है जो रोनी सूरत बना कर रखी है? काम तो सभी करते हैं, काम करने से इतनी परेशानी क्यों? पूजा की शादी तय हो जाती है कानपुर के एक लड़के से, जिसकी छोटी सी किराने की दुकान है। फिर भी लड़के वालों की मांग थी कि 5 तोले सोना, एक स्कूटर, खाट, पलंग, अलमारी, बर्तन, सबके लिए अच्छे कपड़े आदि सब देना पड़ेगा। बड़े और मझले दोनों भाइयों ने मिलकर सारी फरमाइशें पूरी की और पूजा की शादी हो गई। पूजा ससुराल चली गई, पर कविता इतनी थक गई थी कि सबके जाने के बाद बिस्तर में पड़ गई। नींद से आंखों की पलकें ऐसे चिपक रही थी जैसे शहद से चींटियां चिपक जाती हैं। बस आंखें लगी ही थी कि सास की कड़कती हुई आवाज आई, बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो तुम? कुछ मेहमानों को अभी जाना बाकी है, उनके लिए खाना तैयार करना है, जल्दी जल्दी, नहीं तो उनकी ट्रेन छूट जाएगी। सबके लिए जल्दी जल्दी दाल, चावल, रोटी, सब्जी बना देना और सबका टिफिन भी तैयार कर देना ट्रेन के लिए, नहीं तो रात को बेचारे भूखे रह जाएंगे। घर तो सुबह सुबह पहुंच पाएंगे सब, तभी घर जाकर खाना खा पाएंगे। कोई मेहमान यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। गांव भर में सबको बोलती फिरती सरोज देवी, मेरी बड़ी बहू जैसी बहू पूरे गांव भर में नहीं होगी। कोई भी काम बोल दो कभी ना नहीं करती, बिल्कुल गऊ है गऊ। कभी कोई बात बोल दो तो जवाब नहीं देती। हमारे पड़ोस में जो नितिन है ना, उसकी बहू को देखो, सास ससुर के कैसे मुंह लड़ाती है। और कोई काम के लिए बोल दो तो चेहरा देखने लायक होता है, और हमारी बहू को देखो, सारा काम हंस हंस के कर लेती है। बहू की तारीफ करते समय सरोज देवी की छाती 2 गुनी चौड़ी हो जाती है और ऐसे ठसके दिखाकर निकल जाती है सबके सामने से, जैसे इसके जैसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बेचारी कविता ही जानती है कि कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे सारे काम निपटाने के लिए, और क्या हालत होती है उसके तन मन की। सुबह से कब रात के 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। पलकें नींद से चिपक जाती है, पर मजाल है जो 12 बजे से पहले सो जाए। बेचारी कविता गरीब बाप की बेटी नहीं होती तो क्या इस पर इतना जुल्म होता? दहेज जो लेकर नहीं आई थी मायके से, माँ बाप और एक छोटा भाई था उसका।
कभी अगर वे लोग आ जाते कविता के ससुराल तो सरोज देवी की भौहें चढ़ जाती और बुदबुदाती, आ गए भिखमंगे यहाँ रोटियां तोड़ने के लिए, घर में खाने को मिलता नहीं है ना, तो रोज रोज अपनी बेटी से मिलने आ जाते हैं खाने के बहाने। एक बार तो कविता की माँ बिना कुछ खाए पिए ही रो रो कर चली गई घर। पीछे कविता चुपके चुपके सास से छुपकर रोती रही। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी माँ को रोक लेती। उसका पति तो बेचारे गूंगा बहरा था, जो ना तो अपनी माँ को कुछ कहता और ना ही कविता की कुछ सुनता। एक दो बार कविता ने कहने का प्रयास भी किया, पर पति देव इतने भले मानुष हैं कि सुनने का कष्ट भी नहीं किया और ऊपर से कहा, मुझे तुम लोगों की घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं कमाकर रुपये लाकर देता हूँ माँ के हाथों में। माँ ही जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जैसा कहती है वैसे ही किया करो, मुझसे कोई शिकायत नहीं करना। कविता बेचारी क्या करती, मन की बात मन में लेकर रह गई। समय के चक्र को तो घूमना था, सो घूम रहा था। एक दिन अचानक कविता को सुबह सुबह उल्टी होने लगी तो सास समझ गई कि उसके पाँव भारी है। सास के समझने से फायदा क्या, कविता को 2 दिन के लिए आराम तो नहीं मिला, ऊपर से हिदायतें मिली कि ये मत खाना, ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए इस समय, ये खाओ ये अच्छा होता है, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। और मेरी तो इच्छा है कि इस बार एक पोते का मुंह देखूं। इस बार मुझे निराश मत करना। जैसे कविता के हाथों में है सब कुछ, चाहे तो पोता दे दे चाहे तो पोती दे दे। सास की बातें सुनकर कविता ने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर रख लेना मेरी लाज इस बार, वरना मुझ गरीब का क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। इससे आगे की कहानी वो आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।